समिति के अध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के सदर हाजी सैयद अनवर अली साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक आमदार नाना भाऊ सामकुले जी, पूर्व विधायक आमदार माननीय तेमोडे साहब, थोड़ी देर में जो अपने ख्यालात से आपके सामने मुश्ताक कुरैशी साहब, जाकिर शेख साहब, शाहिद कुरैशी जी, एडवोकेट रफीक शेख साहब, सैयद मजहर अली साहब, रजीब शहर में मुस्लिम आरक्षण परिषद का आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उद्घाटन करने का काम करो। काफ़ी गुफ्तगू हुई और हम लोगों ने तय किया कि आप लोगों के बीच पर यहाँ पर आएंगे। और पूरे महाराष्ट्र में एक बातचीत नहीं है कि पिछली सरकार ने जो महाराष्ट्र के मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया था, आरक्षण दिया था, नोटिफिकेशन निकाला, अध्यादेश निकाला, सरकार आई, लैप्स कर गया अध्यादेश, और वर्तमान की महाराष्ट्र की सरकार ने ये भूमिका ली है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की सरजमी पे 16 में एक इतिहास बन गया कि मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ जिन लोगों को 16% आरक्षण दिया गया था, उन लोगों ने पूरी ताकत से अपनी ताकत का एहसास दिलाने का काम महाराष्ट्र की सरकार को करने का काम किया। मोर्चे में मुसलमान भाई भी शामिल हो रहे हैं। जगह जगह पे लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं, और मराठा समाज के लोग भी ये संदेश दे रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, और 16% की जिनकी बात है वो 5% वालों का भी ख्याल रखकर आगे अपना कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे याद होगा कि 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारी पार्टी के भीतर हम लोगों ने मांग रखी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं और मुसलमानों का इस मुल्क के अंदर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि क्या हालात है लोगों के सामने बात आए। हर बार हिंदुस्तान में एक चर्चा होती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों की मुंह भराई हो रही है। जो भी सरकारें इस देश में आती हैं, राज्यों में आती है, मुसलमानों को कुछ खास दे देती है। और हम लोगों ने पार्टी के भीतर मांग रखी है कि सरकार बनेगी देश के अंदर, हम अगर यूपीए के घटक दल के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, परिवर्तन देश में होगा, तो मैनिफेस्टो में डालो कि हमारी सरकार आई तो देशव्यापी मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का काम करेंगे। 2004 के नतीजे आए, फील गुड के नारे के साथ चुनाव लड़ने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूरी तरह से पलट दी गई और दिल्ली में एक मिलीजुली सरकार आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने फैसला लिया कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हालात का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन करने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सच्चर साहब को जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे मुल्क के अंदर जायजा लेकर एक रिपोर्ट पेश करने का काम करो। जस्टिस सच्चर साहब ने पूरे मुल्क के अंदर दौरा किया, तमाम सरकारों से डाटा जमा करने का काम किया, जेल से डाटा मंगाया, सरकारी दफ्तरों से डाटा मंगाने का काम किया गया। और जब डाटा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी उस पर उंगली उठाने का काम कर रही थी। डाटा जमा करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के क्या हालात हैं, एक आईना इस मुल्क को दिखा देने का काम करने के
जो लोग लगातार ये कहते थे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, उनकी मुंह भराई करने का काम किया जा रहा है, तब हमने बहस में जवाब देने का काम किया कि भाई आप 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हो, दुनिया में इसको एक नंबर का देश बनाना चाहते हो, सुपर पावर बनाना चाहते हो, तो कैसा सुपर पावर? अगर आप मुसलमानों को अपना पैर समझते हो, 17 करोड़ मुसलमानों को, तो कि लंगड़ा सुपर पावर बनेगा ये भारत? हाथ समझते हो तो क्या लूला सुपर भारत बनेगा? पीठ समझते हो तो कुबड़ा सुपर पावर भारत बनेगा? अगर सुपर पावर बनाना है तो इन मुसलमानों को भी बराबरी का दर्जा देने का काम करना पड़ेगा, तब तक दुनिया में मुसलमान और ये बहस शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आगे बढ़ाना है तो क्या कदम उठाने पड़ेंगे। अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का गठन केंद्र सरकार ने कर दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने भी कर दिया, और कुछ कार्यक्रम मुसलमानों के लिए बनाकर काम शुरू करने का काम किया गया। उसी बीच में केंद्र की सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन करने का काम किया और उनको टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया कि इस मुल्क के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है कि नहीं, मजहब के नाम पर। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी सरकार को। आज भी वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पे सादर करने का काम नहीं किया गया है। लेकिन छन छन की जो खबरें आती हैं उन खबरों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि इस मुल्क में क्रिश्चियन, मुसलमान और सिखों को 13% आरक्षण देना चाहिए। और जहां पे सिख और क्रिश्चियन नहीं हो, पूरा आरक्षण जो कोटा बचेगा वो मुसलमानों को देना चाहिए। हम महाराष्ट्र के 5% की बात नहीं करते हैं, मोदी सरकार से मांग करने का काम करते हैं कि आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन को पार्लियामेंट के पटल में रखने का काम करो। ये मांग हमको करनी चाहिए। महाराष्ट्र का अध्यादेश रद्द हो गया। हमारे वकील साहब ने कहा कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सदर बोलते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो रंगनाथ मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कोई बोगस डिग्री वाले विनोद तावड़े की तरह चीफ जस्टिस नहीं बने थे। चीफ जस्टिस अगर उसकी रिपोर्ट कहती है आरक्षण देना चाहिए तो कौन सी बहस करने का आप काम करते हैं? मुझे याद है मुंडे साहब जिंदा थे और जब मुसलमानों के आरक्षण का बिल नहीं आया था, जब फैसला हुआ तो चैनल पे डिबेट में मेरे साथ आ गए और कैलाशवासी मुंडे साहब ने बोला की धर्माच्या आधारावर या देशामध्ये आरक्षण देता येत नाही। वकील साहब ने बिंदु रखा लेकिन ढंग से आप समझा नहीं पाए वकील साहब। हंटर कमीशन इस देश के अंदर आया अंग्रेजों के जमाने में। महात्मा ज्योतिबा फुले की मांग करने के बाद, हंटर कमीशन आने के बाद इस मुल्क के अंदर आरक्षण की शुरुआत हुई। और उससे पहले आरक्षण की शुरुआत इस देश में कोल्हापुर में 112 साल पहले छत्रपति साहू महाराज के जमाने में इस देश में शुरू हुई। रजवाड़ा था। साहू महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य में जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देने का काम करो। तो देवेंद्र जी के बिरादरी के लोग वहां पे सलाहकार बैठे हुए थे, बोले असं चालत नाही, याला आरक्षण दिलं तो वाटोळच होऊन जाईल। साहू महाराज ने कहा कि जाओ अस्तबल में से घोड़े खोल लाओ और चारा डाल दो। चारा डाला गया, तगड़े तगड़े घोड़े थे, वो ढकेल कर कमजोर घोड़ों को पीछे आगे आ गए, खा लिए, खाना बचा नहीं, और जो कमजोर घोड़ा था वो भूखे पेट खड़ा रह गया।
बोले अगर कमजोर को खाना अलग से नहीं दिया गया तो तगड़ा इतना तगड़ा हो जाएगा कि जो कमजोर है वो मर जाएगा, इसलिए मैं आरक्षण दूंगा। हंटर कमीशन ने भी इस देश के अंदर जातीय आधार पर आरक्षण देने का काम किया। जातीय आधार पर क्यों आरक्षण दिया गया? इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था थी और जैसे घुसा अफगानिस्तान के रास्ते से तो इस देश का जो मूल निवासी था उसको खदेड़ कर पीछे हटाने लगा। चरखेज है, खेती कर लेंगे, जमीन कब्जा करते करते मूल निवासी को खदेड़ते खदेड़ते अब लगा कि जमीन ही नहीं इतनी हो गई कि काम करने वाला आदमी नहीं, तो बोले खदेड़ो मत, पकड़ के बंद करने का काम करो और पूरी भारत की भूमि को कब्जा कर लिया। और जो आर्य आया था उसमें से उन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था बनाने का काम किया। जो बैठकर दिमाग लगाते थे वो अपने आप को ब्राह्मण बोलने लगे, जो लड़ने भिड़ने की जिम्मेदारी रखते थे उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कहलाने की शुरुआत कर दी, और जो व्यापार करते थे वो वाणी हो गया, वैश्य हो गया, और इस देश का जो मूल निवासी था उसको 4200 जाति में बांट दिया। उसे कहा जाता था ये शूद्र है। और हजारों साल तक इस देश के अंदर शूद्रों पे अन्याय करने का काम किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने इस देश के अंदर आवाज उठाने का काम किया कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर इंसानों के अंदर बंटवारा करने का काम किया जाएगा, झाड़ू बांधकर रास्ते पे घुमाने का काम किया जाएगा, छांव पड़ेगी तो नहाने का काम होगा, कुएं से पानी भरने नहीं दोगे, शिक्षा से दूर करने का काम करोगे। तो हमें भी अपना अधिकार चाहिए, इसलिए हंटर कमीशन बुलाया गया अंग्रेज के जमाने में, और हंटर कमीशन ने फैसले किए कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी 47 की आजादी के बाद, इस मुल्क की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अगुवाई में संविधान बनाया गया। मौलाना आजाद भी इसमें थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उस संविधान में वही इसलिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया 30 जनवरी 1950 के दिन, और अमेंडमेंट करने का काम किया गया कि वो रोकने का काम करते हो। ये डर लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ देश का सारा दलित ये पूरी तरह से धर्मांतर कर लेगा, तो आप बदलने का काम करते हो, धर्म के नाम पे आरक्षण में लोगों को रोकने का काम करते हो। और 30 जनवरी 1950 के बाद इस देश के अंदर बौद्ध धर्म बाबा साहब ने स्वीकारने का काम किया, लेकिन आरक्षण उन्हें लागू नहीं हुआ। जो लोग ईसाई थे उनका आरक्षण लागू नहीं हुआ, कबीरपंथियों को आरक्षण लागू नहीं हुआ, सिखों को आरक्षण लागू नहीं हुआ, मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि अगर जाति के आधार पर आरक्षण देते हो तो जो हलाल खोर है, भंगी है, क्या भंगी मुसलमान नहीं है? हिंदू घाटी को आरक्षण मिलता है तो क्या मुसलमान घाटी किस देश में नहीं है? क्या हिंदू धोबी को आरक्षण मिलता है तो मुसलमान धोबी इस देश के अंदर नहीं है? क्या क्रिश्चियन घाटी किस देश में नहीं है? धर्म के नाम पे रोकने का काम किया गया, कबीरपंथियों ने आंदोलन किया, उनके लिए अमेंडमेंट करके उन्हें जारी करने का काम किया गया। जो दलित सिख भाई थे उनका आंदोलन शुरू हो गया, फिर संशोधन करने का काम किया गया, उन्हें भी दिया गया। और वीपी सिंह जी की सरकार है इस देश के अंदर तो नवबद्धों को भी आरक्षण की सुविधा लागू करने का काम किया गया, लेकिन आज भी धर्म के नाम पर ईसाई और मुसलमानों का आरक्षण का हक छीनने का काम इसी सरकार में, इसी घटना के माध्यम से किया गया। अगर धर्म के नाम पे रोकने का काम किया जाता है तो धर्म के नाम पर देने का अधिकार सरकार को भी है, और धर्म के नाम पर लेने का अधिकार भी इस देश की सरकार। ये बहस सरासर गलत है। जो लोग ये बहस करते हैं, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना पड़ेगा आपको कि धर्म के नाम पे रोका नहीं जा सकता। आणि सांगा देवेंद्रजीला की धर्माच्या आधारावर थांबता येत नाही। तुम्ही सांगताय की न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही कारवाई करतो। न्यायालयाने सांगितलं मुस्लिम आरक्षणाच्या ज्या शिक्षणाचा भाग आहे ते लागू करा, तरी या मुख्यमंत्री तो करत नाही, कारण त्यांची नियत ठीक नाही आहे। मैं तो साफ साफ कह देता हूँ यहाँ पे आयोजकों को और तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब तक दिल्ली में मोदी जी की सरकार रहेगी, महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार रहेगी, आरक्षण मिलने वाला नहीं है।
बोल रहा हूं, तथ्य के साथ बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है वो गोलवलकर गुरुजी की किताब बंच ऑफ थॉट है। और बंच ऑफ थॉट के पहला पन्ना पलटी कर दो तो दूसरे पन्ने में लिखा है थ्रेट टू द नेशन, या देशाला धोखा। कौन धोखा है? मुसलमान। कौन धोखा है? क्रिश्चियन। कौन धोखा है? कम्युनिस्ट। अरे मुसलमान धोखा है तुमको लगता है तो सर्जिकल स्ट्राइक में एक भी आधी चट्टी वाला नहीं गया था भाई। लेकिन शहीद काय सांगताय परिकर जी? सगळं श्रेय या आरएसएसला आहे। भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में और कारगिल के उस फ्रंट पे राजपूताना बटालियन में कैप्टन हनीफुद्दीन जैसे 285 मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस कारगिल की लड़ाई को जीतने का काम किया। मुसलमान धोखा है ये आप बात करते हो, और मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया। ये बहस बंद कर दो, ये मुसलमान बाहर से आया। मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक जितने भी बादशाह जिन्होंने आकर यहाँ पे हमला करने का काम किया, उनकी सेनाओं की तादाद 3 लाख से ज्यादा नहीं है। और वो देश खाली भारत अकेला देश नहीं है। कजाकिस्तान से लेके, उज्बेकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेकर, भारत से लेकर बांग्लादेश और बर्मा तक का ये देश, और 3 लाख की आबादी 300 साल में ये 50 करोड़ की नहीं हो सकती। हम 5 हमारे 50 क्या, हम 5 हमारे 500 बोलोगे तो भी इतनी आबादी नहीं हो सकती। इस देश का अधिकांश मुसलमान वही है जिसे खदेड़ने का काम कर रहे थे, शूद्र बनाने का काम कर रहे थे, पानी नहीं भरने दे रहे थे। और तुम बोलते हो घर वापसी करो। हाँ सही बात है, हमारे पूर्वज हिंदू थे, वही हिंदू थे जिनके साथ तुमने अन्याय करने का काम किया और लोगों ने धर्मांतर करने का काम किया। इस देश का अधिकांश मुसलमान ये भूल नहीं समझता, पिछड़ा हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के अंदर एक साजिश रचने का काम किया गया। हमारे पूर्वजों को समझाने का काम किया गया कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। पढ़ लिख के तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे दादाजी भी जमींदार थे, सारे हमारे वालिद से लेके, चाचा से लेके, बड़े अब्बा से लेके बुआ जी को बोले स्कूल जाने की क्या जरूरत है, देश बढ़ गया, कोई नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं, अपना खेती करो और खाओ पियो मस्त रहो। एक साजिश की गई 15 अगस्त 1947 के बाद कि हिंदुस्तानों ने कुछ में मुसलमानों ने पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो गया उसका असर? उसका असर ये हो गया कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान या तो खेती करने लगा या शहर में रहता था तो पंचर जोड़ने लगा, कहीं अलीगढ़ में ताला बनाने लगा, कहीं रामपुर में छुरी बनाने लगा, कहीं बनारस के अंदर साड़ी बुनने लगा, मालेगांव में कपड़ा बुनने लगा। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने अपने हुनर के बल पे अपने को जिंदा रखना सीख लिया, पढ़ने लिखने से दूर हो गया। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की तो मुसलमानों को लगा कि अब पढ़ने के बिना कोई चारा नहीं। और 1990 के बाद से आज 2016 तक 26 साल में परिवर्तन आया और मुसलमान के हर घर में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा होने लगे। और बच्चू कडू साहब, हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम आरक्षण में कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं मागते की आमच्यासाठी काय खासदारकीची जागा आरक्षित ठेवा, आमदारकीची जागा ठेवा, नगरसेवकची जागा ठेवा, कुठली आरक्षणाची नको आम्हाला। हम चाहते हैं कि हमें पढ़ने का हक मिले। 100 डॉक्टर बने तो 5 डॉक्टर मुसलमान भी हो उसके अंदर, 1000 इंजीनियर बने तो 500 उसके अंदर 50 इंजीनियर मुसलमान भी हो। तो पुलिस का डंडा लेके घूमने वाला एक सिपाही बने
तो 10,000 सिपाही हो तो 500 पुलिस वाला भी डंडा लेके कम से कम घूमता हुआ महाराष्ट्र की धरती पे नजर आए, इसलिए महाराष्ट्र चाहते हैं। इंजीनियर बने, इंस्पेक्टर बने तो हमारा भी साथी अंदर नजर आए, इसलिए हम आरक्षण चाहते हैं। और हमें आरक्षण देने की सिफारिश रंगनाथ मिश्रा जी ने भी की है, महमूदुर रहमान कमेटी ने भी की है, और हमारे आरक्षण को हरी झंडी दिखाने का काम हाई कोर्ट ने किया है, जिस हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण पे स्टे लगाने का काम किया था। देवेंद्र जी, सत्ता सबके घर की कोई बांदी नहीं होती है। नौ 900 साल हुकूमत करने वाली कौमें भी आज अगर भिखारी इस देश के अंदर हो गई तो 5-10 साल में कोई बहुत बड़े आप देश के मालिक बनने वाले नहीं हैं। लेकिन नाइंसाफ़ी करोगे तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं है, ये भी आपको समझना है। अगर 70 साल अपनी ताकत पे हम लोगों ने अपने आप को जिंदा रखने का काम किया है तो इंतजार कर लेंगे और 2.5 साल 3 साल। लेकिन ऐसा धक्का देंगे, पहले तो 15 साल नहीं आ पाए थे, अब की धक्का दिए तो 50 साल तक भी खड़े रहने की ताकत नहीं होगी। आणि देवेंद्रजी, तुमचीच धरती आहे ही, चंद्रपूर तुमच्याच हा गाव आहे कुठेतरी, इथेच तुमचा सगळा वाडा आहे। बोल आणि मूल चंद्रपूरवासी असताना तुमच्या भूमीवर येऊनच तुम्हाला आवाहन देतो, घ्या निर्णय, नाही घेतला तर येऊ द्या। 2019 साली असा धक्का देऊ की 50 वर्ष कुठलेही भाजपचा सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येणार नाही, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे। एक बार मैं गया वहाँ देवेंद्र जी को मिलने के लिए कि देवेंद्र जी आप इसको लागू कर दो। बोले मैं एडवोकेट जनरल से सलाह ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम तो वकील हो, तुमको समझ में नहीं आता ना, एडवोकेट जनरल से सलाह ये हो गया। 4 एडवोकेट जनरल बदल गए, आने जी को भी वापस भेज दिया, उसके पहले और कोई था, कितने एडवोकेट जनरल बदलते कि नीयत साफ नहीं है इसलिए लागू करने का काम नहीं करते। लेकिन फिरोज खां भट्टा साहब आपको भी बोलना चाहता हूँ, जावेद साहब आपको भी बोलना चाहता हूँ, वकील साहब आपको भी बोलना चाहता हूँ कि मराठा समाज सड़क पर उतर रहा है, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी चाल में अपनी चाल मिलाने का काम करना पड़ेगा। ये साजिश का हमको हिस्सा नहीं बनना है। मोर्चे निकलेंगे तो मराठा मोर्चे के साथ निकलेंगे, शिवाजी महाराज के फोटो के साथ अगर झंडा निकलेगा तो मुसलमान भी उसके अंदर शामिल होगा। अलग ताकत अपनी, क्योंकि यहाँ पे इंसान गिने जाते हैं, इंसान तौले नहीं जाते। ये जमहूरी तर्ज हुकूमत है। तादाद होगी तो ही सत्ता बदलेगी। सिर्फ हमारे बटन दबाने से देवेंद्र जी की कुर्सी पे धमाका नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने कमर कस ली है, और जिस तरह महाराज के फौज में मुसलमानों की ताकत थी, उसी ताकत के साथ मराठों के साथ खड़े होके चंद्रपुर वासी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का काम। ये राजनीतिक भाषण करने के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन 20 साल विधायक रहा, 4 बार एमएलए बना, 4 बार मिनिस्टर बना, 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। सिर्फ एक साजिश हिंदुस्तान में है कि भारत में मुसलमान ईसाई ये खतरा है, और इसी साजिश को फेल करने का काम करना पड़ेगा। हम वो अलग करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। क्या बोले मुख्यमंत्री जाकर वहां पे नानी में नातागिरी में क्या बोले? बोले राज्य सत्तेपेक्षा धर्म सत्ता होती है। क्या मतलब इसका होता है? कळलं काय? इसका मतलब है कि मनुवादी व्यवस्था में राजा के ऊपर एक होता था धर्म अधिकारी, और धर्म अधिकारी को दंडित कोई नहीं कर सकता, सवाल कोई नहीं पूछ सकता, वो राजा को दंडित कर दे। जिसके घर में चाहे रात में घुस जाए, दिन में घुस जाए, उससे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। इस व्यवस्था को धर्म सत्ता से जोड़कर वो देखना चाहते हैं, तो हम धिक्कार करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री। इस
देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था नहीं चल सकती, इस देश के अंदर संविधान के बिना कोई भी देश चल नहीं सकता। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से महाराष्ट्र और देश चलेगा, समता मूलक समाज बनेगा। और समता मूलक समाज का मतलब है इस समाज के अंदर रहने वाला हर गरीब आदमी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गैर बराबरी दूर करने का काम हो। वो तलाक मांग सकती है और निकाह के समय औरत मर्द किसी को अधिकार भी दे सकते हैं। ये इस्लामिक कानून है। कानून समझो और लागू करवाने का काम करो। बोलते औरतों के ऊपर अन्याय हो रहा है भाई, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में। 1500 साल पहले जो इस्लामिक सिस्टम है मेहर का, बोलते साबानों के चर्चा में बैठो तो एक ही चर्चा होती है, ते साबानों चकाए ते सांगा। RSS का पिल्लू पैदा नहीं हुआ जब से तभी भी टीवी पे आता थे साहेबानू चकाए झाला के सांगा। अरे क्या है साबानू? कोई देवी थी जिसको हमने साबानो बना दिया? क्या है साबानो ये तो बताओ। एक औरत का तलाक का मामला था, हो गया तो औरत के ऊपर से सारे फराइज मर्द के खत्म हो जाते हैं। बहस होती है कि साबानों को वहाँ पर भगा दिया तो क्या हो गया। लेकिन बच्चू गढ़ी जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में औरतों को सोशल सिक्योरिटी आफ्टर डिवोर्स नहीं, बिफोर मैरिज का अधिकार है। आप निकाह में जाते हो कि आप देखते हो कि कबूल कबूल कबूल, आपको लगता होगा कबूल कबूल बोलना का झाला असं नहीं है। कबूल मतलब एक्सेप्टेड। इस्लाम में मेहर का, लड़की वाले से खाना खिलाने की जिद नहीं करोगे, बोझ नहीं बनोगे। इस्लाम में लड़की वाले को खर्च कराना ये इस्लामी तरीका नहीं। वलीमा करना है तो लड़के वाले ने करे। जो भारतीय रिवाज में फंसकर हम उलझ रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। और शादी करते समय भिखारी है तो कोई मेहर 5 रुपया रख दे। अगर करोड़पति है 100 करोड़ वाला तो कम से कम 1% तो मेहर रखो, ताकि गड़बड़ हो जाए तो लड़की को परेशानी ना हो। बाप जिंदा है जब तक तो जायदाद बढ़ती नहीं, लेकिन वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाए तो अपनी माँ का भी हिस्सा अलग कर दो, बहनों का भी हिस्सा कर दो। ये इस्लामी तरीके से अगर आप लोगों ने अमल करने का काम किया तो कॉमन सिविल कोर्ट में जो मांग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की औरतें बोलेगी बाबा तुमचा कायदा बदला, आम्हाला हेच कायदा पाहिजे, हे तुमचा कायदा नको। होने दो बहस। 3 तलाक पे बहस कर लो, पार्लियामेंट में आके कर लो, फ्रंट पे आके कर लो, यहाँ पे मंच लगा दो, देवेंद्र वहां खड़े हो जाए, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मोहन भागवत जी को लाकर खड़ा कर दो, मैं खड़े हो जाता हूँ, बिंदुओं पे बात होगी। और बिठा दो, सिर्फ हिंदू औरतों को, मुसलमान को बगल कर दो और एक एक पे वोट एक एक बिंदु पे कराओ। हिंदू औरतें कौन सा कानून मांगती है वो कॉमन सिविल कोड बना दो। मुसलमान इस देश का तैयार है, पैर रखने नहीं देंगे, ये वादा आपसे करने का पूरी ताकत से खड़ा रहना। क्षमा जली है, एक मशाल जली है, इस मशाल को महाराष्ट्र के हर घर में जलाने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने हक को मांगना पड़ेगा और अपने हक को मांगते हुए अपने कौम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, महाराष्ट्र की भलाई के लिए और समाज के सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। इस अज़्म के साथ आगे काम बढ़ाएं। इस मुस्लिम परिषद का उद्घाटन हुआ ऐसे मैं ऐलान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुक्रिया।